हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की अर्ध आयु, हाफ लाइफ रिएक्शन। अभिक्रिया की अर्ध आयु कल की क्लास में पढ़ा गया था। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो आज अर्ध आयु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा में कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है परिभाषा के अनुसार कि कोई आपका रिएक्टेंट जो है जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्थात अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिक्रिया चलने के साथ वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का जितने समय में आधा रह जाता है, उस समय को ही अभिक्रिया की अर्ध आयु के नाम से जाना जाता है। जैसे यह कहा जाए कि 5 वर्ष में यूरेनियम जो 1 किलो यूरेनियम जो है 5 वर्ष में घट अपनी संपूर्ण मात्रा का यानी कि 1 किलो से आधा किलो जो है वह 5 वर्ष में हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष जो है वह यूरेनियम की अर्ध आयु कही जाएगी। तो कोई यहाँ पे सीधा सेंस है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है या कोई रिएक्टेंट जो है अपनी टोटल मात्रा का जितने समय में आधा बच जाता है वही उस अभिक्रिया की अर्ध आयु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया और शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए हम क्या करेंगे कि इन अभिक्रियाओं के टी हाफ यानी कि अर्ध आयु की गणना करेंगे या हाफ लाइफ की गणना करेंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे कि प्रथम कोट और शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु के बारे में जानेंगे। तो पिछली कक्षा में या पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वह के इक्वल टू एक्टिव मास r0 माइनस एक्टिव मास r अपान टी। r आपका क्या है? r मतलब आपका रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट का एक्टिव मास, चूंकि 0 का मतलब प्रारंभिक यहाँ पर है। तो प्रारंभ आपके जो है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा ऋण अभिकारक बची हुई अभिकारक की अंतिम मात्रा बटे आपका स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या है? आपका समय है। के जो है वह क्या है? स्थिरांक है। तो अब समय परिवर्तन के साथ यानी कि समय जो है वह आपका क्या हो जाए कि समय को हम क्या कर दें? हाफ में चेंज कर दें, यानी कि समय जो है वह टी हाफ हो जाए। यानी तो जब टी हाफ हो जाएगा तो हमने पहले ही परिभाषा में बताया कि टी हाफ समय पर या अर्ध आयु में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो होता है वह अपनी टोटल मात्रा का आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से अंतिम मात्रा आपकी क्या हो गई? अंतिम मात्रा एक्टिव मास R जो है वह इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा यानी कि एक्टिव मास R0 अपान 2 यानी कि प्रारंभिक मात्रा का आधा। तो अंतिम आपकी मात्रा या अभिकारक की बची मात्रा यह बराबर है प्रारंभिक मात्रा के बटे 2 या उसके आधे के। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि आपने समीकरण में पाया या वेग स्थिरांक बराबर पाया के इक्वल टू एक्टिव मास R0 माइनस एक्टिव मास R अपान टी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंतिम मात्रा बराबर हमने निकाला है R एक्टिव मास R0 अपान 2 के। तो यहाँ पर हम उसके जब मान को रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक के इक्वल टू एक्टिव मास R0 माइनस एक्टिव मास R0 अपान 2 अपान आपका टी की जगह पे क्या हो गया? टी बराबर टी हाफ था
तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, टी की जगह पे टी हाफ लिख दिया गया। तो अब इसी का जब कैलकुलेशन आगे करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक रूप से जो है इसको हल करेंगे तो तिरछे तिरछे गुणा होगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 एक्टिव मास आर जीरो माइनस आपका एक्टिव मास R0 पूरे का बटे आपका 2 पुनः आपका पूरा बटे टी हाफ के। तो अब जब यह आपका क्या इस प्रकार से मैथमेटिक्स में होता है तो यह बटे का जो अंक होता है वह नीचे चला आता है, यानी नीचे यह गुणा हो करके गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर क्या बचेगा, के या वेग स्थिरांक के इक्वल टू आपका प्रारंभिक मात्रा एक्टिव मास R0 बटे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो 2R0 से 1R0 निकल गया तो कितना बच गया, 1R0 बच गया, 2R0 था तो इससे 1R0 निकल गया तो कितना बच गया R0, तो R0 बटे आपका क्या हो गया 2 नीचे आ गया था, उसके बाद हाफ हो गया था। तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक के इक्वल टू आपका एक्टिव मास R0 अपान 2 मल्टीप्लाई टी हाफ, या इसी को जब थोड़ा सा हम और तिरछे तिरछे गुणा करेंगे टी हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो के जो है नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा अर्ध आयु टी हाफ इक्वल टू एक्टिव मास या प्रारंभिक मात्रा R0 अपान 2, यहाँ से जो के था वह नीचे की तरफ आ गया 2 के हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि किसी भी शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का मान होता है वह कितना होता है, प्रारंभिक मात्रा बटे आपका 2k या वेग स्थिरांक के। अब आगे फिर आपका है प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जब हम पढ़ेंगे तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमने समीकरण पहले भी निकाला है कि के या वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.303 अपान टी कहाँ निकाला गया था, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, समाकलन किया था, उस समय हमने के मान को निकाला था। तो के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग प्रारंभिक मात्रा, वहां पे प्रारंभिक मात्रा a थी और अंतिम मात्रा जो थी a माइनस एक्स थी, यहाँ पे हमने a और a माइनस एक्स न लेकर के r से ही प्रदर्शित किया है। तो 2.303 अपान टी मल्टीप्लाई या इंटू लॉग प्रारंभिक मात्रा अपान जो रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा बटे आपका रिएक्टेंट की अंतिम मात्रा या बची हुई मात्रा। तो अब समय को टी हाफ लेने पर आपका क्या हो जाएगा, समय को टी हाफ करने पर आर का मान या बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा का आधा, यानी एक्टिव मास आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव मास R0 अपान 2 के प्रारंभिक मात्रा का आधा। अब इस मान को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। तो ऊपर के जब इस समीकरण में हम R0 और R का मान रखेंगे, साथ साथ T का मान रखेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है टी हाफ इक्वल आपका टी हाफ ना, पहले सबसे पहले K इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ इंटू लॉग आपके जो है रिएक्टेंट का प्रारंभिक मात्रा बटे आपके प्रारंभिक मात्रा का आधा। तो इस प्रकार से चूंकि यहाँ R की जगह पे क्या लिख दिया गया, प्रारंभिक मात्रा का आधा, तो R0 और R0 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यह आपका बटे 2 था, यह क्या हो गया, उल्टा होकर के गुणा हो गया। तो इस प्रकार से क्या मिल गया आपको, के या वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ मल्टीप्लाई लॉग, अब जब यह ऊपर की तरफ गया तो क्या हो गया, लॉग 2 हो गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम log 2 का मान लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.303 अपान
टी हाफ मल्टीप्लाई log 2 का मान जब log बुक से देखा जाता है या log टेबल से देखते हैं तो कितना मिलता है 0.3010 0.3010। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, अब टी हाफ को ऊपर ले गए, के को नीचे लेकर के आएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमको प्राप्त हो गया टी हाफ इक्वल टू 0.693। कितना मिल गया आपका 0.693 के अपान जो है आपका के। तो इस प्रकार से अर्ध आयु बराबर या प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बराबर आपको क्या मिल गया 0.693 अपान के। जबकि आपने वहां पर क्या पाया था, वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने पाया था कि टी हाफ इक्वल टू आपका मिला था कितना, प्रारंभिक मात्रा यानी एक्टिव मास R0/2 के। और यहाँ पे आपको क्या मिला, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए मिला टी हाफ इक्वल टू आपका 0.693 अपान के या वेग स्थिरांक के। इसके पश्चात अब देखिए थोड़ा सा इसकी मात्रा क्या है कि शून्य कोट अभिक्रिया के लिए जो वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, ये आप पढ़ ही चुके हैं कि वियोजन की मात्रा अल्फा होती है। तो आपके क्या हो गए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा, यह आपके रिएक्टेंट के प्रारंभिक मात्रा यानी कि एक्टिव मास R0 पर क्या होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो है वह क्या करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया के, फिर से देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा जो होती है वह एक्टिव मास R0 पर निर्भर करती है। यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, लेकिन क्या होती है, एक्टिव मास R0 पर वह क्या करती है, या प्रारंभिक मात्रा पर अल्फा या वियोजन की मात्रा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निर्भर करती है। जबकि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो है वह कभी भी R0 यानी कि प्रारंभिक मात्रा पर या R0 पर निर्भर नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए यह जो है निर्भरता जो है वह प्रारंभिक मात्रा पर पाई जाती है, जबकि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए किसी भी प्रकार की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भरता जो है वह नहीं पाई जाती है। तो आज का टॉपिक जो है वह आपका लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि पीछे आपको हमने बताया कि आपको इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो आप यहाँ से सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जिसमें से फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपने अभिक्रिया का वेग पढ़ा, जिसमें आपने यूरेज रेट और साथ साथ इंस्टेंटेनियस रेट तथा साथ साथ आपने इनिशियल रेट पढ़ा। फिर उसके पश्चात जो है आपके जितने भी अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, जिसमें से सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक के बारे में आपने पढ़ा। अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ साथ उनकी मॉलिक्युलरिटी के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद जो है आपका रेट लॉ पढ़ा। उसके बाद स्पेसिफिक आपका जो है रेट कांस्टेंट आपने पढ़ा। समाकलित वेग समीकरण यानी कि आपने शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलन या इंटीग्रेशन किया। उसके बाद अर्ध आयु या हाफ लाइफ को पढ़ा। अब अगला टॉपिक आपका जो है यानी कि इन सारी चीजों को आपने क्या किया, पढ़ लिया। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर जो है वह थ्योरेटिकल जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो जब थ्योरेटिकल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो एक इस चैप्टर से कुछ आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो खास करके आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित या कभी अभिक्रिया की कोट से संबंधित, या जो है आपके क्या होते हैं कि हाफ लाइफ से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग क्या करते हैं, हल करके देख लेते हैं, और इसी के आधार पर आप जो है अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स को हल करने की क्रिया कीजिएगा। क्योंकि और साथ साथ
इससे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं आपको परीक्षा में दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा आपके बोर्ड के नियम से आप जो है बहुत बड़े क्वेश्चनों को तैयार करने की क्रिया नहीं करेंगे। जो स्टेप आपको बताए जा रहे हैं बस इसी पे आप तैयारी कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले पहला एग्जाम्पल आपका है। पहला एग्जाम्पल है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के मान जो है वह कितना दिया गया है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 सेकंड इनवर्स। इसके लिए टी हाफ की गणना करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो है के का मान दिया गया है, टी हाफ पूछा जा रहा है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी क्या निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी आपने निकाला था कि टी हाफ इक्वल टू आपका 0.693 अपान के। तो ये आपने अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इसको जो है टी हाफ को निकालने की क्रिया की थी। तो अब यहाँ पे के का मान किया, के की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, हम इस के स्थान पर के की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान 5.5 10 की पावर 14। अब 10 की पावर 14 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.693 अपान 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अब 0.693 अपान 5.5 का भाग करेंगे तो यह हमको मिल जाता है 1.26 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, या ऐसे आप समझिए कि यह आपको मिलेगा एक आपके जो है 0.126 गुणे 10 की घात 14। अब जब एक अंक दशमलव हम खिसकाएंगे तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, जो घात 14 थी वह एक घट करके कितना हो जाएगी 13। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर मिल गया 1.26 गुणे 10 की घात 13 सेकंड। तो इस अभिक्रिया के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था जिसमें के का मान जो है वह 5.5 गुणे 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स दिया गया था, उसके टी हाफ का मान जो है या अर्ध आयु की गणना जो है वह 1.26 गुणे 10 की घात 13 सेकंड के रूप में ज्ञात किया गया। अब उसके बाद अगला आपका उदाहरण है कि दर्शाइए या दिखाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया के कंप्लीट होने में या पूर्ण होने में लगा समय जो है वह टी हाफ का 10 गुना होता है। तो टी हाफ का 10 गुना होता है, यही आपको सिद्ध करना है। तो 99.9 अभिक्रिया अब हल करते हैं तो इतना अभिक्रिया पूर्ण होने पर आपके जो है अंतिम मात्रा बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा, और साथ साथ आपके क्या हो जाएंगे कि प्रारंभिक मात्रा माइनस इतना, यानी कि प्रारंभिक मात्रा आपकी कितनी हो सकती है, प्रारंभिक मात्रा जो है वह आपकी 100% हो सकती है। तो आपके जो है हम क्या करेंगे 100 में से आपके जो है इतनी अभिक्रिया को जब घटा देंगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, अंतिम मात्रा मिल जाएगी। तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग आर प्रारंभिक, यानी कि आपका जो है रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा, ये आप फार्मूला जानते ही हैं या समाकलन करके हमने निकाला ही था, इक्वल टू आपका 2.303 अपान टी इंटू लॉग आर नॉट या आर प्रारंभिक मात्रा बटे आपका अंतिम मात्रा आर नॉट माइनस आपका 0.999 एक्टिव मास आर 0 के। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके क्या हो गए कि यहाँ पर जब हम इसको जो है घटाने की क्रिया करेंगे तो घटाने के पश्चात आपका क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका जो है 10 की घात 3, या यहाँ पे आ जाएगा आपकी 10 की घात -3। अब इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से 2.303 अपान टी इंटू लॉग, इसको जब हम कल हल करेंगे तो आ जाएगा लॉग 10 की घात 3
तो log 10 की घात 3 में 3 इधर लेके आएंगे तो 10 की घात जब कितनी बचेगी 0, और 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2.303/t इंटू 3। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि k बराबर आपको मिल गया, जब 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6.909/t के, तो 6.909/t इक्वल टू आपका, चूंकि हमको सिद्ध क्या करना है कि यह जो है 10 गुना होता है, तो हम यह दिखाएंगे कि 6.909 इक्वल टू आपका 0.693/t हाफ के। तो तिरछे तिरछे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, टी हाफ ऊपर चला गया तो टी हाफ अपॉन टी इक्वल टू आपका क्या हो गया 0.699। उसके पश्चात ये आपका क्या हो गया, बटे में उल्टा हो गया है, इस नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर की तरफ, ध्यान से आप लिखिएगा, ऊपर की तरफ आप लिखेंगे 0.693, ये हो जाएगा आपका 0.693, और नीचे की तरफ आपका हो जाएगा 6.909। जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, टी हाफ अपॉन टी बराबर आपका 10, यानी कि इन दोनों का जो संबंध है वह कितना है, 10 गुने का है। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध भी करना था कि अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ जो है वह आपके टी का 10 गुना होता है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को यहाँ पर सिद्ध भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोट की पहचान कीजिए। तो हमने आपको अभिक्रिया कोट की पहचान के लिए बताया था कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया तथा तृतीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक से ही हम उस अभिक्रिया की कोट की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यह हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया गया, दूसरा आपका 3 गुणे आपका या 3 गुणे 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स दिया गया है। तो इसके लिए हमने इस मात्रक के लिए हमने निकाला था कि यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया का मात्रक होता है, इसलिए यह आपका वेग स्थिरांक किसका हो गया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का हो गया। और यहाँ पे आपका क्या है, यस इनवर्स आपका जो है यूनिट है, और यस इनवर्स यूनिट किसकी होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसलिए यह वेग स्थिरांक जो है किसका हो गया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है आपका कि अभिक्रिया कोट की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया कोट की गणना करना है, जबकि आपके जो है अभिक्रिया का रेट जो है वह दिया गया है के आपका गुणे एक्टिव मास A की पावर हाफ इंटू एक्टिव मास B की पावर हाफ। तो अभिक्रिया की समग्र कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने बताया था कि दोनों को हम क्या करते हैं, धातुओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से समग्र कोट बराबर आपकी हाफ A के एक्टिव मास और हाफ B के एक्टिव मास, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो मिल गया 1। इस प्रकार से आपके क्या हो गया, अभिक्रिया की जो समग्र कोट या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वह कितना हो गया 1। उसके पश्चात दूसरा फिर आपका एक दूसरा क्वेश्चन है कि वेग बराबर आपका जो है वेग स्थिरांक एक्टिव मास A की पावर 3/2 और एक्टिव इंटू B एक्टिव मास B की पावर -1। तो अभिक्रिया के टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या समग्र कोट क्या हो जाएगी, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात कितनी है 3/2 प्लस आपका इसकी घात कितनी है -1। तो दोनों को जब जोड़ा गया तो ये तिरछे तिरछे गुणा हो गया, तो कितना हो गया 2 1 के 2, तो 3 माइनस आपका कितना हो गया 2 और पूरे का बटे 2। तो इस प्रकार से कितना बच गया आपका 1/2। तो इस वेग स्थिरांक के लिए आपका जो है समग्र कोट या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वह कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 3-4 आपके जो न्यूमेरिकल्स बताए गए ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस चैप्टर को आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, जहां से आपको कोई दिक्कत हो आप जो है पूछ सकते हैं। बाकी अगला चैप्टर जो है वह आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।